अगले दिन पूरी गैंग एक बार फिर सड़क पर निकल पड़ती है, लेकिन इस बार का सफर हद से ज्यादा परेशानी भरा था क्योंकि बाहर चल रही भयानक गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी थी। गाड़ी के अंदर बीट्रिक्स लगातार इस चुभती गर्मी को लेकर रोए जा रही थी। पूरे ग्रुप ने कई दिनों से ढंग से नहाया तक नहीं था, तो जाहिर सी बात थी कि सबके शरीर से आने वाली बदबू अब तबाही के लेवल तक पहुंच चुकी थी। तो बस अब ये सफर एनिमे के एक क्लासिक हॉट स्प्रिंग एपिसोड की तरफ मुड़ने वाला था। कुछ ही देर में सब कपड़े बदलकर तैयार होते हैं, जहां बीट्रिक्स एक बार फिर से साइज के मामले में शिजुका को बहुत पीछे छोड़ देती है। जापान के लिए अपने दीवानापन और बेपनाह प्यार की वजह से बीट्रिक्स को गर्म पानी के झरनों के बारे में काफी गहरी जानकारी थी, लेकिन सच तो यह है कि किसी ने उसकी इस लंबी चौड़ी बकवास पर ध्यान तक नहीं दिया, सिवाय उसकी आखिरी लाइन के, जहां उसने कहा, एडो पीरियड के लोग कहते थे कि ये हर बीमारी का इलाज है, बस दिल के दर्द और लड़कियों के पीछे पागल होने की बीमारी को छोड़कर। अब ये बात जाहिर तौर पर अपने टेंडो के किसी काम की नहीं थी, जो शिजुका के लिए पहले से ही पूरी तरह पागल हो चुका था। वो थोड़ा फ्लर्ट करने का मौका ढूंढता है और बात को थोड़ा रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है, पर शिजुका हमेशा की तरह एकदम शांत और सीरियस रहती है। वो बिना किसी झिझक के साफ बोल देती है कि उसकी जिंदगी में प्यार की कोई जरूरत नहीं है, और बातों बातों में वो टेंडो को एक छोटा सा रियलिटी चेक देकर उसे इनडायरेक्टली अनसक्सेसफुल यानी नल्ला बोल देती है। थोड़ी देर बाद टेंडो और केंचो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा पानी में कूद जाते हैं। शिजुका ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब वो भी सुकून से नहाने जाएगी, लेकिन तभी बीट्रिक्स वहाँ वापस आती है और बताती है वहाँ गर्म पानी नहीं है। पता चलता है कि उस साइड का वाटर पंप ही खराब हो चुका है। ये सुनते ही दोनों लड़के अचानक एकदम सीरियस हो जाते हैं और बड़े गंभीर होकर कहते हैं, ऐसे हालात में लगता है यही एक आखिरी रास्ता बचा है, लेकिन ये मत सोचना कि हमें इसमें कोई मजा आ रहा है, हम तो बस मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, अब आओ और हमें ज्वाइन करो। पर शिजुका एक सेकंड भी गवाए बिना उन दोनों के इस गंदे प्लान पर पानी फेर देती है, लेकिन उनकी ये बातें सीधा बीट्रिक्स के दिल को छू जाती हैं, तो वो उनके साथ नहाने के लिए राजी हो जाती है। ये सुनकर दोनों खुशी के मारे लिटरली रोने लगते हैं, लेकिन बीट्रिक्स के पानी में आने से पहले ही जैसे ही टेंडो और केंचो पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूल तो पहले से ही नंगे ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। बिना एक पल गवाए सबको वहां से उल्टे पैर भागना पड़ता है। वो सब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल तो गए, और अच्छी बात ये थी कि आसपास कोई पहाड़ी ज़ॉम्बीज भी नजर नहीं आए, इसलिए अब वो थोड़े सेफ थे। पर ऐसी सेफ्टी का भी क्या फायदा जब वो लोग हॉट स्प्रिंग्स का मजा तक नहीं ले पाए। सब अपनी बुरी किस्मत पर अफसोस मना रहे थे, लेकिन थकान इस कदर थी कि जल्दी ही सब सो गए। रात के सन्नाटे में अचानक टेंडो की आंख खुलती है। उसे तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो जंगल में कुछ खाने पीने का ढूंढने निकल पड़ता है, मगर वहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। एक असली और नेचुरल हॉट स्प्रिंग जो पहाड़ों के बीच बड़े सुकून से छुपा हुआ था। टेंडो बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे कपड़े उतारता है और सीधा पानी में उतर जाता है, एकदम सुकून से चिल करने के लिए। वो पानी में मजे ले ही रहा होता है कि अचानक वो किसी से टकरा जाता है, और उसके होश तो तब उड़ते हैं जब वो सामने देखता है कि शिजुका भी बिना कपड़ों के वहां बैठी हुई है। ये मोमेंट बिल्कुल एक हसीन सपने जैसा लग रहा था, जिससे टेंडो के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ने लगती है। वो बिना एक सेकंड गवाए इस सिचुएशन के लिए तुरंत माफी मांगता है, जिस पर शिजुका अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, कोई बात नहीं, पर साथ ही बोलती है कि उसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अपना टेंडो यहाँ थोड़ा दिमाग चलाता है और बात को घुमाते हुए कहता है, नहीं, मैं अपनी जिंदगी का एक पूरा दिन बिल्कुल ऐसे ही सुकून से बिताना चाहता था, और मैं इस मौके को खोने से पहले मरना पसंद करूंगा। इस थोड़ी सी ऑकवर्ड खामोशी के बाद शिजुका का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाती है। वो उल्टा टेंडो से माफी मांगती है, रिलेशनशिप्स को लेकर अपने उन पुराने ख्यालात के लिए, और इस बात के लिए भी कि वो क्यों हमेशा उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करती थी। असल में बचपन से ही शिजुका को सिखाया गया था कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा सही होते हैं, और दूसरे वो जो इतने पावरफुल होते हैं कि खुद को जबरदस्ती सही बना लेते हैं। उसके पापा का बस एक ही रूल था, जिंदगी में कभी पीछे मत हटना और तब तक लड़ते रहो जब तक सामने वाला हार न मान ले। और अब शिजुका थोड़ी देर के लिए दोबारा अपनी उसी पुरानी ट्रेनिंग में खो जाती है, जहां वो अपने दिल की बात खुद से भी छुपाने की कोशिश करने लगती है। तभी टेंडो बड़े प्यार से उसे टोकते हुए बोलता है, तुम अभी भी अपना दिल खोलकर बात नहीं कर रही हो। शिजुका उस मोमेंट में बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, और फिर उसे अचानक सच का एहसास होता है। वो इस बात को मानती है कि टेंडो बिल्कुल सच कह रहा है, और आगे कहती है, मैं एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हूँ जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात खुल के कह सकूं। टेंडो हैरान रह जाता है, क्या ये सच में एक हां थी? वो थोड़ा हिचकिचाता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम सच में वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? लेकिन इससे पहले कि कोई पक्का जवाब आता, केंचो और बीट्रिक्स अचानक बीच में टपक पड़ते हैं। वो दोनों थोड़ा बुरा फील करते हैं कि ये लोग उन्हें बताए बिना अकेले अकेले इस जन्नत का मजा ले रहे थे। बिना एक पल खराब किए वो दोनों भी अपने कपड़े उतारते हैं और फुल स्पीड से पानी में कूद पड़ते हैं। इस सब के बाद वो लोग दोबारा गुन्मा की तरफ अपने रास्ते पर बढ़ते हैं। बीट्रिक्स रास्ते में टेंडो के मॉम डैड की सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंतित दिख रही है, पर टेंडो को पूरा भरोसा है कि उसके मॉम डैड इस ज़ॉम्बी तबाही से नहीं हारेंगे। उन्हें जोड़ों का दर्द शायद परेशान कर दे, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। केंचो को लगता है कि अगर वो लोग अभी भी जिंदा है तो उसे उनसे मिलते ही अपना एकदम कड़क इंट्रोडक्शन देना चाहिए, और उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, क्यों ना मैं नंगा हो जाऊं। ये सुनते ही टेंडो
गाड़ी फुल स्पीड में भगाने लगता है। शिजुका टेंडो से पूछती है कि क्या वो थोड़ा नर्वस है, क्योंकि आखिरी बार वो अपने मॉम डैड से पूरे 3 साल पहले मिला था। टेंडो कहता है कि वो नर्वस तो नहीं है, पर हाँ, अपने पिता से बात करना थोड़ा अजीब जरूर होगा, क्योंकि पिछली बार उनकी मुलाकात काफी अजीब तरीके से खत्म हुई थी। लेकिन उसकी सोच का सिलसिला तब टूट जाता है जब बीट्रिक्स जोर से चिल्लाकर आगे के रोड ब्लॉक के बारे में बताती है। टेंडो तुरंत वैन रोकता है और बाहर निकलकर बैरिकेड को चेक करता है। जैसे ही वो पास जाता है, उसे दिखता है कि सामने वाली गुफा अंदर से सैकड़ों ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है। उसका गांव इसी गुफा के बिल्कुल दूसरी तरफ था, इसलिए सबको चिंता होने लगती है कि कहीं गांव वालों के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। लेकिन टेंडो ध्यान से उन ज़ॉम्बीज के चेहरे देखता है और थोड़ी तसल्ली लेता है, क्योंकि उनमें उसके गांव का कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था। इसलिए उसके दिल में अभी भी विश्वास है कि उसका गांव बिल्कुल सेफ है। क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से वो इस गुफा के अंदर से नहीं जा सकते, उनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वैन को वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते पहाड़ों के चारों तरफ से पैदल घूमते हुए गांव तक पहुंचना। हालांकि टेंडो के पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं था कि ज़ॉम्बीज ने गांव पर कब्जा किया है या नहीं, फिर भी उसके मन में उनके जिंदा होने को लेकर हल्का सा शक पैदा होने लगता है। तभी शिजुका एक बहुत जरूरी बात नोटिस करती है और बताती है कि गुफा के दूसरे कोने को भी बंद किया गया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि गांव के लोगों ने शहर से आने वाले ज़ॉम्बीज को गुफा के अंदर ही फंसाकर अपनी सेफ्टी का एक धांसू जुगाड़ निकाल लिया हो। उसी वक्त उन्हें पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी तरफ पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा है। लेकिन असली प्रॉब्लम वो आदमी नहीं था, बल्कि एक ज़ॉम्बी जंगली सुअर था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। बीट्रिक्स तुरंत एक्शन में आती है और उस सुअर की दोनों आंखों के बीचों बीच एक तीर उतार देती है। बचने वाला आदमी, जिसका नाम कुमानो था, उनकी इस मदद के लिए शुक्रिया बोलता है। तो टेंडो उससे पूछता है, लेकिन आप यहाँ इस जंगल में कर क्या रहे हैं? वो बताता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। शहरों पर ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका था, इसलिए वो इस सारे झमेले से बचने के लिए यहाँ भाग आया। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत होते हैं, पर जंगल में इस तरह अकेले घूमना कोई समझदारी का काम नहीं था। मगर चिंता की कोई बात नहीं थी। ये आदमी बिल्कुल माइनक्राफ्ट के स्टीव जैसा था, जो हर चीज खुद बना सकता था। वो एक मास्टर कारपेंटर था, यानी लकड़ी के काम में एकदम उस्ताद। अगर उसके पास घर नहीं है तो वो खुद अपने लिए एक नया घर खड़ा कर सकता है। और अपना टेंडो, वो भी इस काम में कूदना चाहता था, क्योंकि एक ट्री हाउस बनाना उसकी बकेट लिस्ट का हिस्सा था। अब टेंडो को तो बस अपना ट्री हाउस वाला सपना पूरा करना था। तो वो मौका देखकर तुरंत एक बहाना बनाता है। आप इस जंगल में अकेले हैं तो हमें आपकी मदद करनी चाहिए। और बस इसी बहाने वो सब मिलकर उसकी मदद करने लगते हैं। ये बात बिल्कुल साइड में रख दी जाती है कि टेंडो असल में अपने मॉम डैड को देखने जा रहा था, ये चेक करने कि कहीं वो लोग ज़ॉम्बी तो नहीं बन गए। पर बॉस, इस वक्त उसे अपने मॉम डैड से ज्यादा ये ट्री हाउस बनाना जरूरी लग रहा था। कुमानो उनकी इस हेल्प से बहुत खुश होता है और जैसे जैसे वो लोग बिल्डिंग का काम आगे बढ़ाते हैं, वो उन्हें कारपेंट्री के लेसन्स देना शुरू करता है। वो सिखाता है कि ट्री हाउस किस तरह का बनेगा। ये पूरी तरह उस पेड़ पर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले ये सीखना पड़ता है कि पेड़ की कंडीशन को कैसे समझा जाए। अगर पेड़ मर गया तो आपका घर भी खत्म। इसलिए हर छोटी बड़ी चीज जो आसपास हो रही है उसका ध्यान रखना पड़ता है और सबसे पहले आपको अपने ट्री की सेहत को चेक करना होता है। टेंडो बताता है कि बचपन से ही उसका एक सपना था एक ट्री हाउस बनाने का। ये सुनकर कुमानो को अचानक अपने बेटे की याद आ जाती है। लेकिन जब टेंडो उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है तो कुमानो बिल्कुल चुप हो जाता है। पता चलता है कि कुमानो का बेटा ज़ॉम्बी बन गया था, अपनी ही माँ के काटने से, जो खुद पहले ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और उसे अपने ही हाथों से उन दोनों को खत्म करना पड़ा था। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि मरने से पहले उसे अपने बेटे से ढंग से बात करने का मौका तक नहीं मिला था। टेंडो हमदर्दी के साथ उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो उसके साथ है। वो लोग ट्री हाउस पर काम जारी रखते हैं जब तक वो पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। बनने के बाद वो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था, पर भाई मैं तो उस स्लाइड का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा जिस पर केंचो पहले ही नंगा होकर जा चुका है। अब जब ट्री हाउस का काम पूरा हो चुका था, टेंडो और बाकी लोग गांव की तरफ अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। टेंडो रास्ते में उन्हें एक बेहद ही खतरनाक और पतला रास्ता दिखाता है, जिसे देखकर उसे अपने मॉम डैड की वही पुरानी बात याद आती है कि कैसे वो बचपन में ऐसे ही धांसू रास्तों को पार करके स्कूल जाया करते थे। लेकिन हकीकत तो ये है कि भले ही ये रास्ता किसी की भी जान ले सकता था, पर ये कम से कम ये पक्का करता था कि कोई भी ज़ॉम्बी इस डेथ ट्रैप को पार करके गांव तक नहीं आ पाएगा। यहाँ से वो आखिरकार गांव को देख पाते हैं और वहां पहुंचने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते टेंडो सोचता है कि सालों के दौरान कई मौके मिलने के बाद भी वो कभी गांव वापस नहीं आया था, इसलिए अब वो यहाँ आकर उनका हर एहसान चुकाने के लिए पूरी तरह रेडी है। लेकिन गांव पहुंचकर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, बिल्कुल सन्नाटा होता है। टेंडो को चिंता होने लगती है कि कहीं सच में उसके मॉम डैड और गांव वालों को ज़ॉम्बीज ने तो नहीं मार दिया, इसलिए वो उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भागता है। तभी सबको पता चलता है कि गांव के सारे लोग एक बड़ी सी झोपड़ी के अंदर है, जहां वो सब मिलकर कोई अजीब सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। टेंडो अपने मॉम डैड को भी वहीं सही सलामत पाता है और उन्हें देखते ही रोने लगता है और माफी मांगना शुरू कर देता है कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया और पूरे 3 साल तक उनसे मिलने भी नहीं आया। लेकिन उसके पिता उसकी ये इमोशनल बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहते और सीधा उसके सिर पर जियान वाला एक सॉलिड मुक्का जड़ देते हैं। फिर वो बाकी लोगों की तरफ मुड़ते हैं और बड़े कड़क अंदाज में कहते हैं कि
जब तक वो लोग यहाँ हैं गांव के खाली कमरों में रुक सकते हैं। ये कहकर बिना कोई और बात किए वो सीधा खेतों की तरफ निकल जाते हैं। टेंडो की माँ सबके लिए खाना तैयार करती है, जंगल में मिलने वाले जड़ी बूटियों और पौधों का यूज करके। शिजुका इस बात से काफी इंप्रेस होती है कि गांव के लोग कितने सेल्फ सफिशिएंट है। ये गांव काफी छोटा और अलग थलग है, इसलिए सर्दियों के दिनों में ये लोग लगभग दुनिया के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाते हैं। यही वजह है कि अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा वो खुद इसी गांव में उगाते हैं। शहर के लोगों ने सुना था कि ये गांव एक सेफ जगह है, इसलिए वो यहाँ आए। लेकिन एक बार फिर कुछ लोगों ने इस बात को छुपाया कि उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने ऑलरेडी काट लिया है और उनकी इस एक गलती ने सबके लिए सब कुछ खराब कर दिया। इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए ही उन्हें उस गुफा को बंद करना पड़ा था। लेकिन जो लोग सेफ हैं और इस गांव में आ गए हैं वो यहाँ मौजूद खाली घरों में आराम से रह रहे हैं। इन सब बातों से अलग टेंडो के पास अभी भी अपने मॉम डैड की मदद करने का मिशन था, ताकि वो उस पुराने समय की भरपाई कर सके जो उसने उनके साथ नहीं बिताया था। इसलिए वो अपनी माँ से शुरू करता है, बर्तन धोने में उनकी हेल्प करता है और उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। पर उसकी माँ उससे इरिटेट होकर ताना मारते हुए कहती है, अरे बेटा सब ठीक है, तू जाकर अपना काम कर। भले ही वो अपनी मॉम की मदद नहीं कर पाया, पर वो अब भी खेत पर अपने डैड की हेल्प कर सकता था। वहाँ खेतों में ज्यादा बात नहीं होती, बस चुपचाप काम चल रहा होता है और दोनों के बीच की ये खामोशी टेंडो को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए वो अपने डैड के साथ नॉर्मल बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड एकदम सख्त और खड़ूस बाप टाइप है, जो बिल्कुल हाँ या ना में बात खत्म कर देते हैं। टेंडो के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को खुश करना चाहता था, पर साथ ही वो इतनी जल्दी हार मानने वाला भी नहीं था। शाम के वक्त हम उसके डैड को खून के साथ खांसते हुए देखते हैं और यह साफ तौर पर एक अच्छा साइन नहीं था, पर वो इस बात को टेंडो से छुपाते हैं और ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे वो बिल्कुल ठीक हो। जब वो लोग घर लौट रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो शहर से आए थे और टेंडो को लगता है कि उसने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। वो लोग ज़ॉम्बीज़ वाली गुफा की तरफ जा रहे थे और उनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनका लीडर एक एवरेज लूजर था, बल्कि लूजर होने के मामले में एवरेज से भी थोड़ा ऊपर था। जब ये दुनिया पूरी तरह तबाह हुई तो वो खुश इसलिए था क्योंकि अब उसे किसी भी तरह के रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज जो एक हार्डकोर स्मोकर करेगा उसने वही किया। उसने एक सिगरेट स्टोर को लूट लिया। वहां उसे अपने जैसे ही लूजर्स का एक ग्रुप मिलता है जिनका गंदा हुलिया देखकर लग रहा था कि उनका बार्बर से कोई सदियों पुराना लफड़ा चल रहा है। तो वो सब मिलकर एक गैंग बनाते हैं जो बिल्कुल टेंडो की 100 चीजों वाली बकेट लिस्ट का एकदम उल्टा, यानी एक बुरा और क्रिमिनल एडिशन। अगले दिन जहां लड़कियां उसके बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं ताकि उसे वो लुक दे सके जिसे देखकर ज्यादातर लड़कों को लगता है कि वो इसमें हीरो लगेंगे, यानी छपरी ड्रेडलॉक्स। बाद में जब वो लोग टी ब्रेक ले रहे होते हैं तब पता चलता है कि जिस लड़की ने टेंडो के ड्रेडलॉक्स बनाए हैं वो एक्चुअली इस काम की स्पेशलिस्ट है, क्योंकि उसने 10 साल से ज्यादा एक हेयर सैलून में काम किया है। तो जैसे ही उसने सुना कि टेंडो ये लुक ट्राई करना चाहता है तो उसने खुद आगे बढ़कर उसकी मदद की। बाकी 2 लड़कियों में से एक टोक्यो के कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरी मूवीज के लिए एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट थी। टेंडो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है कि उसने फिल्मों में काम किया है और उससे पूछता है कि उसने किस मूवी के लिए मेकअप किया था। वो लड़की उसे सॉन्ग ऑफ द डेड नाम की एक फिल्म का पोस्टर दिखाती है। टेंडो ने ये मूवी पहले देखी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि इसकी शूटिंग खुद जापान में हुई थी, इसलिए वो और एक्साइटेड हो जाता है। लड़की बताती है कि वो लोग इस ज़ॉम्बी मूवी के सीक्वल की फिल्मिंग कर रहे थे। तभी अचानक रियल ज़ॉम्बी आउटब्रेक्स शुरू हो गए और सच कहें तो ज़ॉम्बी अटैक के लिए ये सबसे खराब जगह थी, क्योंकि शुरुआत में सबको लगा कि ये कोई मजाक या प्रैंक चल रहा है, पर बाद में जब साथ काम करने वालों का असली खून सामने आया और ये बात क्लियर हुई कि किसी के पास रिकॉर्डिंग के लिए कोई कैमरा तक नहीं था, तो सबको समझ आ गया कि भाई ये डेफिनेटली कोई प्रैंक नहीं था। यहाँ तक आने के रास्ते में उनके साथ बहुत कुछ हुआ, पर इस गांव के लोगों ने उन्हें बिल्कुल खुले दिल से अपनाया और भले ही ये सिर्फ एक उम्मीद हो, पर वो लड़की अब हमेशा के लिए इस गांव में उन सब के साथ रहना चाहती है। उधर एक दूसरी झोपड़ी में शिजुका एक छोटी ट्यूब से फूंक मार मार कर आग जलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक दादी वहाँ आती है और उसकी इस मदद के लिए उसे शुक्रिया बोलती है। वो जानती है कि ये काम शिजुका के लिए जरूर मुश्किल होगा, क्योंकि उसे इस सब की आदत नहीं है, पर शिजुका को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसका मानना था कि इस एपोकलिप्स में सर्वाइव करने का सबसे बेस्ट तरीका शायद उन्हीं स्किल्स पर डिपेंड करता है जो बिजली आने से पहले के जमाने में यूज की जाती थी। इसलिए वो यहाँ के लोगों के रहने के हर तरीके को सीखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। दादी को शिजुका की बातों का ज्यादा हिस्सा समझ नहीं आता, पर वो मुस्कुराकर कहती हैं कि मिट्टी के चूल्हे पर पका हुआ चावल सबसे बेहतरीन होता है। शिजुका आग को संभालती हुई वापस मुड़ती है, पर तभी अचानक एक बूढ़े आदमी आकर शिजुका को पकड़ लेता है। दादी बिना देर किए उन्हें दूर हटाकर वहाँ से निकाल देती हैं और शिजुका से उनकी इस हरकत के लिए माफी मांगती हैं। वो बताती हैं कि वो अब दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने शिजुका को अपनी बिछड़ी हुई पत्नी समझ लिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और भले ही वो इस वक्त देखने में एक पागल लग रहे हो, पर सच तो ये है कि अपने जमाने में वो इस पूरे गांव के सबसे खतरनाक और धांसू शिकारी थे। तभी एक और आदमी अंदर आता है और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई बैंडेज पड़ी है, क्योंकि खेत में घास काटते वक्त उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा और गहरा कट लग गया है। दादी उसकी मदद करने आगे बढ़ती हैं, तो शिजुका उन्हें तुरंत कहती है कि जख्म पर ज्यादा टाइट मत बांधना, नहीं तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा और हाथ नीला पड़ सकता है। वो उन्हें कुछ बहुत ही हेल्पफुल टिप्स भी देती है जिससे ब्लीडिंग को तुरंत रोका जा सके, जिसे देखकर लोग अंदाजा
अंदाजा लगाते हैं कि वो जरूर एक डॉक्टर है। हालांकि शिजुका एक रियल डॉक्टर होने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो बस बचपन में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उसने इस बारे में काफी कुछ पढ़ा था। लेकिन उसकी टिप्स गांव वालों के इतने काम आती हैं कि अब छोटी से छोटी चीज के लिए भी सब सीधा शिजुका के पास ही भागे आते हैं और ना चाहते हुए भी वो इस गांव की सबसे फेवरेट मिनी डॉक्टर बन जाती है। दूसरी तरफ केंचो खेतों में गांव वालों की हेल्प कर रहा होता है और उसे एक गड्ढा दिखाया जाता है जहां गांव का सारा वेस्ट इकट्ठा करके उसे मिट्टी के लिए एक बेहतरीन खाद में बदला जाता है। जापान में लगातार बारिश की वजह से मिट्टी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, इसलिए वो लोग खुश थे कि उन खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने का उनके पास एक सॉलिड तरीका है। वो मजाक में केंचो से ये भी कहते हैं कि अगर तुम इस गड्ढे में डाइव लगाओगे तो जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। पर केंचो इस बात को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अकेले बैठी अपने कुत्ते को सहला रही थी। वो पूछता है कि ये कौन है, तो साथ वाला आदमी बताता है कि ये शहर से बचकर आई एक लड़की है जिसके पेरेंट्स रास्ते में मारे गए और अब ये कुत्ता ही उसका इकलौता बचा हुआ परिवार है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जब से वो यहाँ आई है उसने एक बार भी स्माइल तक नहीं किया है। ये सुनकर केंचो सोचता है कि अब इस छोटी बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जिम्मा उसका है, पर क्योंकि वो एक छोटी लड़की थी इसलिए वो इस बार अपनी गंदी और नंगी कॉमेडी को थोड़ा साइड में ही रखता है। वो उसके पास जाता है और एकदम हीरो वाले अंदाज में पूछता है, हे लिटिल लेडी, क्या तुम मेरा एक धमाकेदार करतब देखना चाहोगी? पर लड़की थोड़ी कंफ्यूज लगती है कि इस अजनबी ने अचानक उससे बात क्यों शुरू की। वो स्माइल करते हुए कहता है, अरे ये तो एक कॉमन कोड सी है एक लेडी को हेलो कहना, चाहे वो एक छोटी लड़की हो या कोई बूढ़ी औरत। वैसे ये रूल सिर्फ इटली में चलता है। लड़की को समझ नहीं आता कि वो यहाँ इटली का जिक्र क्यों कर रहा है, जबकि वो खुद दूर दूर तक इटालियन नहीं है। पर थोड़ी देर बाद वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती और मुस्कुरा देती है और इसी के साथ केंचो का मिशन पूरा हो जाता है। वो अपना इंट्रो देता है और उसका नाम पूछता है। लड़की बताती है कि उसका नाम अंजू है, तो केंचो कहता है कि वो उसे निकनेम के तौर पर एनजी बुलाएगा। अब जैसे ही वो दोनों दोस्त बन चुके थे तो केंचो उसे अपना एक खास परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है जहां वो अपने पिछवाड़े से चॉपस्टिक पकड़कर उदौन नूडल्स खाने का दावा करता है। लेकिन लड़की बड़ी समझदारी से फैसला करती है कि वो इस वाले गंदे परफॉर्मेंस को छोड़ देगी। गांव के एक दूसरे कोने में बीट्रिक्स को एक बड़ा सा वाटर व्हील दिखाया जा रहा होता है जो पूरे गांव में बिजली पैदा करने के लिए यूज होता है। हालांकि इसका पावर आउटपुट सिर्फ जरूरी चीजों को चलाने के लिए ही काफी था, पर हाल ही में गांव के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी भालू और जंगली सुअर देखने को मिले थे, इसलिए उन्हें उस इलेक्ट्रिक फेंस को और मजबूत करना पड़ा जो इसी वाटर व्हील से बिजली लेता था। ये फेंस ज़ॉम्बी जानवरों को दूर रखने के लिए लगाई गई थी और जो भी इसे छुएगा उसका तंदूरी चिकन बनना तय था। यहाँ बीट्रिक्स को एक और जरूरी चीज दिखाई जाती है। वो बॉक्स जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रही थी वो पूरी पावर को एक झटके में कट कर देता है अगर इलेक्ट्रिसिटी लीक हो या वोल्टेज हद से ज्यादा बढ़ जाए। तो वो बीट्रिक्स को काफी सावधान रहने की वार्निंग देती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। वापस टेंडो के पास लड़कियां आपस में बात कर रही हैं कि कैसे वो अब इस विलेज लाइफ को एंजॉय करने लगी हैं। यहाँ काम करना बेशक मुश्किल है और इसमें काफी समय लगता है, पर ये आपको उन लोगों से दिल से जोड़ने में मदद करता है जो दिन रात ये सब करते हैं। शाम के वक्त जब टेंडो खेत में काम कर रहा होता है केंचो वहाँ उसे मिलने आता है। टेंडो जहाँ काम में बिजी था वहीं केंचो वहाँ एक चिकन को साफ करना और उसे काटना सीख रहा था और उसका डर इस कदर गहरा था कि वो अब कभी चिकन खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो दोनों आपस में बातें और मजाक कर रहे होते हैं। तभी केंचो को भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है और वो हिगुराशी को आवाज देता है क्योंकि उन्हें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया था। लेकिन हिगुराशी उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। टेंडो उसे पहचानने में पूरी तरह फेल हो जाता है तो केंचो उसे याद दिलाता है कि ये लड़का कॉलेज में उनके जनरल स्टडीज की क्लास में था, पर फिर अचानक इसने क्लास आना ही बंद कर दिया था। हिगुराशी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे यहाँ इस गांव में भी उन दोनों के पकाऊ चेहरे देखने पड़ेंगे। कॉलेज के दिनों में उन दोनों का होना ही उसके लिए एक बड़ी मुसीबत थी क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज थी जो उसके पास कभी नहीं थी, खुशी। बहुत समय बाद उन दोनों के खुश चेहरे उसके सामने आए थे, पर चलो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ क्योंकि अब वो इन्हें अपने इस गंदे प्लान में पूरी तरह फंसा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट और भी मजेदार होने वाला है जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिना सोचे एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।